ओके सो आज का हमारा सेशन जो है वो सॉरी, आप चाहें तो आप उर्दू में बात कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा जो सेशन है वो डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशंस डेवलपमेंट बेसिक्स से रिलेटेड है। मैंने अभी कुछ अटेंडीज़ को देखा है, मोस्ट ऑफ देम आई नो दैट दे आर फ्रॉम द डेवलपमेंट बैकग्राउंड, तो आई थिंक उनके लिए तो इतना ज़्यादा बहुत इंटरेक्टिव सेशन नहीं होगा, बट whoever wants to learn the development बेसिक्स, या फिर वो लोग जो AX 2012 R3 पे काम करते रहे हैं और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस पे अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया डेवलपमेंट करना, तो उनके लिए ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। कुछ बेसिक्स हैं, मैं बहुत एडवांस में कोई चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं इन डेप्थ सीखने को, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक्स अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो ऑब्वियसली एडवांस के लिए इतनी ज़्यादा आपको कहीं पे भी मुश्किल नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल किए हैं, डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं अपनी स्लाइड्स में आखिर में रेफरेंसेस में मैंने उनको मेंशन भी किया है और वो आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो स्लाइड्स हैं मैंने जो भी प्रिपेयर किए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स से ही प्रिपेयर किए हैं, तो सारा का सारा जो आपको कंटेंट मिलेगा वो एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट का कंटेंट ही है। अच्छा, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास आर्किटेक्चर का, कि जो भी हमारे पास डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर, अच्छा ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है टोटली, तो इसमें मोस्टली आपको डेवलपमेंट से ही रिलेटेड सारा स्टफ मिलेगा। इसमें सर्वर से भी है कुछ ना कुछ रिलेटेड, बट एक्चुअल जो है वो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। अच्छा, डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर क्या है और एप्लीकेशन स्टैक और सर्वर आर्किटेक्चर क्या है हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में। फिर जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन क्या है। देन हमारे पास डायनामिक्स AX 2012 R3 में जो कस्टमाइजेशन होती थी और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में जो कस्टमाइजेशन होती हैं उनका एक्चुअली की डिफरेंस क्या है। फिर कुछ डेप्रिशिएटेड प्रैक्टिसेस हैं जो हम 2012 R3 में करते थे, लेकिन अब फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में वो नहीं करते उस तरह से। अच्छा, कस्टमाइजेशन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में कैसे होती हैं वो भी आप कस्टमाइजेशन के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे जो आर्किटेक्चर है। अच्छा, इसमें जो फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की कस्टमाइजेशन का जो डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर है वो इस तरह से है कि हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, देन मॉडल्स होते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास पैकेजेस होते हैं। एलिमेंट्स, जिसने भी एक 2012 R3 पे काम किया है उसको आइडिया होगा कि टेबल्स, क्लासेस, एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स, इनेम्स और जो भी हमारे पास फर्दर नोड्स हैं, यानी कि रिपोर्ट्स है या सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं। और इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है एक प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा, प्रोजेक्ट हमारे पास इस तरह से है कि इनकी अगर मैं डिटेल आपको बताऊं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये एलिमेंट, तो मैंने आपको बता दिया कि टेबल फॉर्म्स या कोई भी अदर मेटा डाटा, जो भी अगर क्लासेस भी हैं सोर्स कोड, तो वो सारे एलिमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट उनका ग्रुप, हम कुछ एलिमेंट्स को मिला के उनका एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली C# की कोडिंग कर रहे हों या अलग से किसी और जावा की डेवलपमेंट कर रहे हो, तो हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में भी यही अप्रोच है। जिस तरीके से हमारे पास 2012 R3 में होता था कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते थे, शेयर्ड प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को रेफ़र करते थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है विजुअल स्टूडियो में कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं, तो उनके अंदर वो रेफ़र हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस ये है 2012 R3 में और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में कि 2012 R3 में वो एलिमेंट्स जो हम किसी प्रोजेक्ट में रेफ़र करते थे वो किसी वार लेयर में भी हो सकते थे, कास्ट लेयर में भी हो सकते थे, जो लेयरिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास,
उसमें किसी में भी वो एलिमेंट्स हो सकते थे। उनको फर्दर अगर आप कंपेयर करके देखते थे तो वो उनके अंदर आपको कस्टमाइजेशन उनकी मिलती नहीं। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो वो प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर मॉडल से और पर्टिकुलर लेयर से बाउंड होता है। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है विजुअल स्टूडियो में तो वो एक पर्टिकुलर लेयर पे होगा और उसका एक पर्टिकुलर मॉडल होगा, अदर देन उसका और कोई मॉडल नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट बनाते हैं, न्यू एलिमेंट बनाते हैं या किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट का एक्सटेंशन बनाते हैं, जो कि एक्सटेंशन के बारे में अभी हम देखेंगे आगे स्लाइड में, तो वो एक पर्टिकुलर मॉडल्स को पॉइंट करने चाहिए और उसी एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम एक पर्टिकुलर मॉडल के, बट एक प्रोजेक्ट विल बी पॉइंटिंग टू वन मॉडल ओनली। अच्छा, हमारे पास जो मॉडल है, मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडल के अंदर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन ये मॉडल अनलाइकली प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट में हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं जिनका सिर्फ हमारे पास एक रेफरेंस होता है, बट मॉडल इस तरह से हमारे पास काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर वो फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम काफ़ी सारे मॉडल्स बना सकते हैं। 2012 R3 में भी हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम मल्टीपल मॉडल्स उसमें हम बना सकते थे, और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में भी ऐसे ही है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जब भी अगर आपने कोई न्यू फंक्शनैलिटी लॉन्च करनी होती है या एक ग्रुप ऑफ फंक्शनैलिटीज़ का एक आपने मॉडल बनाना होता है, तो वो सब कुछ एक मॉडल में जाता है। और अगर कोई भी आपके पास लाइक एक पूरा मॉड्यूल है सेल्स का, या फिर सेल्स के अंदर कोई एक फंक्शनैलिटी है और उसको आप एज अ सेपरेट फीचर लॉन्च करना चाहें, तो आप उसका एक मॉडल बनाते हैं। अच्छा, मॉडल जो है उसकी कस्टमाइजेशन डिफरेंट लेयर्स पे हो सकती है, बट लेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में अब ऑलमोस्ट ऑब्सलीट है। एक्स 2012 R3 में ये बहुत इट वाज वेरी मच रेलिवेंट, लेकिन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में इसका कोई इतना कोई रेलिवेंस नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई आईएसवी सॉल्यूशन बना रहे हो या सिस लेयर पे काम कर रहे हो जो माइक्रोसॉफ्ट की लेयर है। तब तो इनका कोई काम है, बट अल्टीमेटली वो भी अब नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओवर लेयरिंग सब ख़त्म कर दिया। अच्छा, ओवर लेयरिंग क्या है वो भी हम आगे स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रह जाता है पैकेज। सॉरी। अच्छा, जो पैकेजेस हैं हमारे पास 2012 R3 में पैकेजेस नहीं होते थे। हमारे पास अगर हमें कोई डिप्लॉयमेंट करनी होती थी तो हम एक्सपीओ के थ्रू करते थे, या फिर मॉडल के थ्रू करते थे, या फिर मॉडल स्टोर के थ्रू करते थे। हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में जो डिप्लॉयमेंट होती है, अगर वो अदर देन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो वो अल्टीमेटली सिर्फ पैकेज के थ्रू ही होती है। पैकेज क्या है? पैकेज इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉडल्स। एक पैकेज के अंदर आप मल्टीपल मॉडल्स इंक्लूड कर सकते हैं। वो मॉडल्स जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या एक कंप्लीट मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी अगर हमें कभी डिप्लॉयमेंट करनी है अपनी फंक्शनैलिटी की टू द न्यू इन्वायरमेंट, तो हम उसका एक डिप्लॉयबल पैकेज बनाते हैं। अच्छा, वो पैकेज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, और यही पैकेज हमारे पास यूएटी सिस्टम्स यानी टेस्ट सिस्टम और हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्शन सिस्टम में डिप्लॉय होते हैं। अच्छा, ये कुछ डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, कि एक्चुअली हमारे पास डेवलपमेंट किस तरह से काम करता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक विजुअल स्टूडियो का आपको बॉक्स है, उसके अंदर आपको कुछ इसके ऑपरेशंस बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट सिस्टम है, X++ का कोड इसके अंदर होता है, डिज़ाइनर इसके अंदर होते हैं, फॉर्म डिज़ाइनर लाइक रिपोर्ट डिज़ाइनर। फिर हमारे पास एप्लीकेशन डिज़ाइनर इज़ एक्चुअली अ विजुअल स्टूडियो इटसेल्फ। तो फिर हमारे पास एप्लीकेशन एक्सप्लोरर उसके अंदर होता है। फिर हमारे पास डिज़ाइन टाइम मेटा मॉडल है, जो हम उसके जो भी कोड से रेलिवेंट जितना भी हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं वो, और फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अगर हमें कोई इंटीग्रेशन करनी है तो वो सब है इसके अंदर।
ये सब कुछ एक पूरा पैकेज आता है हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर। अच्छा, एक्स 2012 R3 में हम लोग विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि उसमें हमारे पास मॉर्फेक्स आईडी ऑलरेडी अवेलेबल होता था डायनेमिक्स एक्स के साथ। तो हम पूरी जो भी डेवलपमेंट करते थे वो मॉर्फेक्स आईडी में करते थे, विजुअल स्टूडियो में नहीं करते थे। फाइनेंस एंड ऑपरेशन जब से लॉन्च हुआ था हमारे पास विजुअल स्टूडियो का कॉन्सेप्ट आया है। जितना भी हम एक्स प्लस प्लस का कोड करते हैं, कोई टेबल, कोई डिज़ाइन, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं फाइनेंस एंड ऑपरेशन से रिलेटेड, वो हम सारी की सारी विजुअल स्टूडियो में करते हैं। अच्छा, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये विजुअल स्टूडियो कैसे काम करता है, इसमें हमारे पास जैसे आपको ये एरो यहाँ पे बता रहा है कि ये मेटाडेटा एपीआई के थ्रू यहाँ पे मॉडल स्टोर के थ्रू एक फाइल सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। ये क्या है, जो हमारे पास मॉडल फाइल्स होती थी फाइनेंस सॉरी एक्स 2012 R3 में, जब भी हम किसी कोड को बिल्ड करते थे तो वो कोड एक हमारे पास अलग से डेटाबेस होता था, जो भी हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस होता था उसका एक और डेटाबेस होता था विद द पोस्ट फिक्स अंडरस्कोर मॉडल के साथ, जिसके अंदर हमारे पास पूरा मेटा डेटा सोर्स कोड अवेलेबल होता था। तो हमारे पास एक 2012 R3 में जितना भी कोड था वो एक डेटाबेस में सेव होता था, बट अल्टीमेटली नाउ इन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस द कंप्लीट कोड इज सेव्ड इन द एक्सएमएल फाइल्स। वो एक्सएमएल फाइल्स हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल होती हैं, और वो एक्सएमएल फाइल्स आप ओपन इन नोटपैड करके भी चेक कर सकते हैं, उनके अंदर का कोड आपको अवेलेबल होते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। अच्छा, ये मॉडल फाइल्स जितनी भी हमारे पास यानी एलिमेंट की फाइल्स होती हैं, हर एलिमेंट से रिलेटेड होती हैं। हर एलिमेंट की इंडिविजुअल एक्सएमएल फाइल होती है, जो कि आपके पास एक पर्टिकुलर मैनर में एक पर्टिकुलर लोकेशन में अवेलेबल होती हैं। अच्छा, जब हम कभी भी इन पूरी फाइल्स को, यानी जब भी हम कोई कस्टमाइजेशन करते हैं उसके बाद हम उसको बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड करने पे हमारे पास उसकी बाइनरीज बनती हैं। जैसे हमारे पास एक्स प्लस प्लस कोड में जब भी हम कभी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते थे, तो उसके पास हमारे पास उसका जितना भी उसकी एक्चुअल बाइनरीज नहीं थी, लेकिन हमारे पास उसका बिल्ड कोड होता था, वो हम डिप्लॉय करते थे। यहाँ पे हमारे पास बाइनरीज बन जाती हैं जो कि डॉट नेट CIL के प्लेटफॉर्म पे बनती हैं। एक 2012 पे हमारे पास CIL पे नहीं बनती थी। अच्छा, ये CIL पे बनने का और एक 2012 R3 पे जो कंपाइलेशन और हमारे पास एलिमेंट फाइल्स बिल्ड होती थी, उनमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्योंकि ये .NET CIL में बिल्ड हो रही हैं, तो ये फास्टर देन एक 2012 R3 के बिल्ड से हैं। और ये वेरी मच कंपेटेबल हैं विद दी C# लैंग्वेज। और जो भी आप अदर देन एक्स प्लस प्लस कोई अगर DLL बनाते हैं जिसमें C# की कोडिंग यूज़ होती है, तो वो इसके साथ ईज़िली कंपेटेबल है, इवन अगर आप विजुअल बेसिक भी बनाते हैं तो। सॉरी। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एक बिजनेस डेटाबेस है ऑब्वियसली। 2012 R3 में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, दो डेटाबेस होते थे। एक हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेस होता था जिसके अंदर सारा डेटा होता था, एक्चुअल बिजनेस डेटा, और दूसरा डेटा हमारे पास उसमें कोड होता था, मेटा डेटा। यहाँ पे फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में हमारे पास सिर्फ बिजनेस डेटाबेस है और कोड फाइल्स में है। इसके बाद जब भी हम कभी भी बिल्ड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तो उसकी बाइनरी फाइल्स और बिजनेस डेटाबेस, ये दोनों मिला के हमारे पास एक पैकेज बन जाता है। सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस चलता है। जब भी आप किसी मॉडल को बिल्ड करते हैं तो वो उसकी बाइनरी बनाएगा, और उसके बाद एक सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है जो आपको चलाना पड़ता है या इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोसेस में। तो वो दोनों जब चलते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं अपने सिस्टम को, और एक्चुअल टेबल्स में उनका इफेक्ट लेके आता है। यानी अगर आपने कोई भी कस्टमाइजेशन करी है, एक नया टेबल बनाया है, टेबल में नई फील्ड बनाई है, वो सब सिंक्रोनाइजेशन करता है आपके बिजनेस डेटाबेस में। और ये सब करने के बाद, कंपाइलेशन और बिल्ड करने के बाद, आपके पास एक पैकेज बन जाता है। दो अलग अलग प्रोसेस हैं टू बिल्ड अ मॉडल एंड टू क्रिएट अ पैकेज। जब आप मॉडल बिल्ड करते हैं तो सिंपल वो बाइनरीज बनाता है उसकी। जब आप पैकेज क्रिएट करते हैं तो वो फर्स्ट
उसको बिल्ड भी करता है और फिर उसका पैकेज बनाता है। अच्छा, पैकेज जो भी बनता है वो फिर हमारे पास क्लाउड इंस्टेंस पे डिप्लॉय होता है, उसे हम डिप्लॉयबल पैकेज कहते हैं। अच्छा, ये जो डिप्लॉयबल पैकेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये बाइनरीज को इंक्लूड करता है। ये हमारे पास फाइल्स, एक्चुअल फाइल्स को लेके नहीं जाता, यानी एक्चुअल फाइल्स में हमारे पास एक्चुअल कोड होता है और बाइनरीज में वो पूरा इनक्रिप्ट हो चुका होता है। जैसे कोई भी आप सी शार्प का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद आप उसकी डीएलएल को बना दें, जब भी आप बिल्ड करते हैं तो उसकी डीएलएल बन जाती है और डीएलएल के अंदर आपके पास इनक्रिप्टेड कोड होता है जो कि एक्सपोज नहीं होता, और कोड आपका उसके अंदर से सब कुछ इनक्रिप्ट हो चुका होता है। तो एक्चुअल कोड आपका डिप्लॉय नहीं होता, यूज़ नहीं हो रहा होता, आपकी डीएलएल्स यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरीके से पैकेज में आपके पास बाइनरीज होती हैं जो कि डिप्लॉय होती हैं आपके क्लाउड इंस्टेंस पे। अब क्लाउड इंस्टेंस के कौन सा होगा? आपका यूएटी सिस्टम भी होगा और आपका प्रोडक्शन भी होगा। अच्छा, जब हम विजुअल स्टूडियो से कोई भी कंपाइलेशन करते हैं या बिल्ड करते हैं सॉल्यूशन को, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे रन टाइम को, लोकल रन टाइम को। यानी कि लोकल रन टाइम वो जिसमें हमारी एओएस की, यानी कि एक्चुअल वेबसाइट चल रही है हमारी फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की, या अगर कोई बैच सर्विस चल रही है या कोई स्टोरेज सर्विस है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। यानी कि जब भी अगर आप विजुअल स्टूडियो से सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे, वो उसको अफेक्ट करेगी और वो उसको होल्ड करेगी, और जब बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा वो इसको दोबारा रिज्यूम कर देगी सर्विसेज को। तो आप कभी भी नोटिस करेंगे कि जब भी हमारे पास विजुअल स्टूडियो का सॉल्यूशन बिल्ड हो रहा है तो हमारे पास एओ सर्विस अनअवेलेबल स्टेट में आ जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरीज से हमारे पास पैकेज बन जाता है और पैकेज हमारे पास क्लाउड इंस्टेंस पे डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन ये क्लाउड इंस्टेंस हमारे पास सैंडबॉक्स होता है यानी यूएटी, या फिर हमारे पास प्रोडक्शन इंस्टेंस होता है। इसके अलावा अगर लेट सपोज आपने एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से दूसरे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कोई डिप्लॉयमेंट करनी है विद कोड, एक्चुअल कोड, नॉट विद द बाइनरीज, तो फिर उसके लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं। एक ये है कि आप जो मैंने आपको बताया कि फ़ाइल सिस्टम में हमारे पास मॉडल कुछ एलिमेंट फाइल्स सेव होती हैं पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आप वहाँ से फाइल्स लेके आएंगे और अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उसको उन पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके ओवरराइट करेंगे। लेकिन इससे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आएगा कि लेट सपोज अगर एक फ़ाइल पे हमारे पास दो लोगों ने काम किया है, तो एक के पास लेटेस्ट कोड होगा, दूसरे के पास नहीं हो सकता। तो अगर किसी ने उसको अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाके ओवरराइट कर दिया, तो कोई भी अगर ऐसा कोड जो कि एक सिस्टम पे नहीं था अवेलेबल, तो वो चला जाएगा, वो ऑब्वियसली वो फिर करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है डिप्लॉयमेंट का। तो दूसरा तरीका ये है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल स्टूडियो पे एक प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, वो प्रोजेक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोज्ड कोड के साथ ही होता है, और वो एज एन एक्सपीओ, जैसे हम 2012 R3 में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाते थे, सेम लाइक उसी प्रोजेक्ट को हम दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे, वहाँ कंपेयर करेंगे उसको इंपोर्ट करते टाइम पे, और फिर वन बाय वन जो भी उसका चेंज है उसको इंपोर्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो टीम सर्विसेज यानी डेवऑप्स कॉन्फ़िगर किया है और आप कंटिन्यूसली चेक इन्स करते हैं अपने कोड का, तो फिर वहाँ से आप डेवऑप्स के थ्रू अपने कोड को कंपेयर करके अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। जो आपके पास क्लाउड इंस्टेंस होता है सैंडबॉक्स, और ये प्रोडक्शन, वहाँ पे ओनली बाइनरीज जाएंगी, वहाँ पे आपका एक्चुअल कोड नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे पास फिर एप्लीकेशन स्टैक और सर्वर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट है। 2012 R3 में ये इतना सेग्रीगेटेड नहीं था, लेकिन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में इन्होंने इसको इन्हेंस करने के लिए, जिससे काफ़ी हेल्पफुल है ये सारी चीज़ें पूरे इन्वायरमेंट को एक्यूरेटली रन करने के लिए। जिसमें सबसे मेन हम आपका जो एक्चुअल ऑपरेशन जहाँ से परफॉर्म होते हैं वो आपका एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इज़ अ मॉडल। जितनी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल के अंदर आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी होती है या पूरा एक्चुअल मॉड्यूल होता है, तो सबका सब आपका वो मॉडल के अंदर होता है। तो ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इज़ ऑल्सो ए मॉडल विच इज़ क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट,
और इस मॉडल के अंदर आपके पास रन टाइम एंड डेटा एक्सेस, वर्कफ्लो सर्विसेज, क्लाइंट प्रेजेंटेशन एंड SSRS रिपोर्टिंग सर्विसेज, ये आपके पास कोर बेस प्लेटफॉर्म फंक्शनलिटीज़ जो क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट हैं वो अवेलेबल होती हैं। ये आपका बेस प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू आप अपने एक्चुअल, जैसे SSRS रिपोर्टिंग है, इस फ्रेमवर्क के थ्रू आप अपनी एक्चुअल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं सिस्टम में। तो ये सारा जितना रन टाइम डेटा एक्सेस और वर्कफ्लो सर्विसेज, ये जितना भी बनाया है ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म लेवल का है। यहाँ से आपकी एंड रिपोर्ट्स नहीं बनती हैं, बट इनके थ्रू आपकी एंड रिपोर्ट्स बनती हैं। तो दीज आर दी बेस प्लेटफॉर्म कोर फंक्शनलिटीज ऑफ द सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन फाउंडेशन आती है। अच्छा, ये एप्लीकेशन फाउंडेशन इटसेल्फ कोई बिजनेस प्रोसेस नहीं है, बट ये हेल्पफुल है टू अदर बिजनेस प्रोसेसेस, और जो कि ग्लोबली आपके पास अवेलेबल होगा सिस्टम में, और मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ उसको यूज़ करेंगे। लाइक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, मल्टीपल बिजनेस प्रोसेस में आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मॉडल आपका यूज़ होगा। तो वो एक कॉमन फीचर है सिस्टम का जो कि अदर बिजनेस प्रोसेस में यूज़ होगा। तो ये एक बेस फंक्शनैलिटी। Same like number sequence. Number sequence itself is not a business functionality, but it is used in many business processes, like कोई भी फॉर्म आपने ओपन किया है तो उसमें आपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है तो आपने नंबर सीक्वेंस जनरेट करनी है उसकी, वेंडर की है, या नंबर सीक्वेंस इज़ अ कॉमन फीचर जो कि ऑलमोस्ट हर फॉर्म पे, जर्नल्स पे, इधर उधर सब जगह अवेलेबल होता है। तो नंबर सीक्वेंस इज़ अ बेस functionality, base feature supported to create other features. सेम लाइक ग्लोबल एड्रेस बुक और सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि हेल्पफुल हैं टू हेल्प क्रिएटिंग अदर बिजनेस प्रोसेसेस। इनके ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन सूट आता है। ये एप्लीकेशन सूट में हमारे पास एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस फंक्शनलिटीज़ होती हैं। लाइक कोई भी अगर सप्लाई चेन की आपने फंक्शनलिटी को इंक्लूड करना है, लाइक सेल्स ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कस्टमर ग्रुप्स हैं, या प्रोक्योरमेंट है, वेंडर्स हैं, परचेज ऑर्डर्स हैं, ये सारी फंक्शनलिटीज़ आपकी एक्चुअल बिजनेस प्रोसेस एप्लीकेशन सूट में अवेलेबल होते हैं। और इसी के साथ आपने ये यहाँ देखा है कि ये फ्लीट लिखा है। फ्लीट इज़ अ मॉडल बाय माइक्रोसॉफ्ट। दिस इज़ अगेन अ बिजनेस प्रोसेस फंक्शनैलिटी। सेम लाइक दिस वी कैन हैव आवर ओन मॉडल्स ऑल्सो। लाइक मैं अपना कोई ऐसी सॉल्यूशन बना रहा हूँ, या मैं कोई एक कस्टमाइजेशन करना चाह रहा हूँ कस्टमर के लिए, तो मैं अपना एक मॉडल इंक्लूड करूँगा यहाँ पे। तो इन पैरेलल टू एप्लीकेशन सूट यहाँ पे हमारे पास अदर डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट के मॉडल्स भी और अपने कस्टम मॉडल्स भी यहाँ इंक्लूड हो जाते हैं। वो सारे आपके ऑन टॉप ऑफ एप्लीकेशन फाउंडेशन आते हैं। इसके साथ हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशन सर्वर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे हमारे पास UI इंटरेक्शन लेयर, OData एंड पॉइंट, फॉर्म्स इंजन, ये सब हेल्पफुल होते हैं हमारे पास एक सर्वर के आर्किटेक्चर के लिए। यानी कि जब भी हमारे पास एक पूरा इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है, वो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो या आपका UAT हो या फिर आपका प्रोडक्शन हो, उसमें हमारे पास इंटरेक्शन लेयर होती है जो कि यूज़र इंटरफेस है पूरा हमारा चल रहा है। और फॉर्म्स का इंजन क्या है, जब आप डेवलपमेंट में जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो फॉर्म के पीछे आपका उस फॉर्म का HTML कोड बन जाता है। वो HTML कोड इसलिए बनता है क्योंकि फाइनेंस एंड ऑपरेशन इज़ अ वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन। तो जो भी आप एलिमेंट्स बनाएंगे फॉर्म के अंदर, कंट्रोल्स बनाएंगे या पूरा फॉर्म इटसेल्फ बनाएंगे, तो वो कन्वर्ट होता है HTML में। तो उसका पूरा फॉर्म्स का इंजन माइक्रोसॉफ्ट ने एज एन आर्किटेक्चर उसके अंदर इंक्लूड किया है। फिर हमारे पास उसी का यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन लेयर है। आपकी जो यूज़र इंटरफेस है वो मल्टीपल अदर सेक्शंस के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो है। फिर हमारे पास और डेटा एंड पॉइंट है। अगर कोई सर्विसेज एक्सपोज करनी है आपको फाइनेंस एंड ऑपरेशन से, तो वो सब इसमें अवेलेबल है। फिर हमारे पास मेटा डाटा इज़ अ कोड, देन सिक्योरिटी, कैशेस, वर्कफ्लो, बैच सर्विसेज अलग से जो हमारे पास बैच ऑपरेशंस को रन करती हैं। फिर हमारे पास एक डाटा एक्सेस लेयर है जो कि
एक कॉमन प्लेटफॉर्म है अदर इन सारे सर्विसेज के लिए, जो कि हमारे पास डाटा एक्सेस लेयर को यूज़ करता है और उनसे सारा डाटा फैच करता है, और टू एंड फ्रो जो भी हमारा डाटा एक्सेस कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है वो सारी डाटा एक्सेस लेयर के थ्रू चलती है। ये डाटा एक्सेस लेयर दो डेटाबेसेस के साथ एट अ टाइम कनेक्टेड होता है, जो हमारा क्लाउड इंस्टेंस है और यानी क्लाउड इंस्टेंस यानी यूएटी इंस्टेंस है, और प्रोडक्शन इंस्टेंस है। एक हमारे पास डेटाबेस है, एक्चुअल डेटाबेस, जिसमें हमारा जिसको हम प्राइमरी डेटाबेस कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सारे कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो रही होती है। और एक हमारे पास रीड ओनली सेकेंडरी डेटाबेस होता है, जिसके अंदर से हमारे पास रिपोर्टिंग और अदर कम्युनिकेशंस जो नियर टू रियल टाइम होती हैं, नॉट रियल टाइम, नियर टू रियल टाइम होती हैं, वो परफॉर्म होती हैं वहाँ से। अच्छा, फर्दर मोर जो मॉडल का ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन, एप्लीकेशन स्यूट, इसी तरीके से टेस्ट एजेंशियल, या अगर आपने टेस्ट सिनेरियोज लिखे हुए हैं अपने, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन सब का जब भी आप कभी भी इनको बिल्ड करेंगे तो इन सब की DLLs क्रिएट होंगी, यानी इनकी बाइनरीज क्रिएट होंगी, और ये बाइनरीज ही आपकी डिप्लॉयबल होंगी टू दी अदर एनवायरनमेंट। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का बताया था कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो इसी तरीके से इसमें फर्दर डिस्क्रिप्शन है इसकी, कि इसमें हमारे पास AIF जो हमारे पास 2012 R3 में AIF का कॉन्सेप्ट था, वो अब हमारे पास AIF का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली चेंज है, कि वो REST APIs में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसको हम एप्लीकेशन इंटरफेस फ्रेमवर्क सर्विस नहीं बोलते उसको, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट्स वैसे ही हैं, सर्विस वैसे ही क्रिएट होती है, बट इट्स नॉट एन AIF एनीमोर। उसको हम REST API कहते हैं। वो REST API दो फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, या तो आप उसको एज अ REST API यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको एज अ सोप सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ पर योर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो भी फिजिबल होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म में हमारे पास बैच फ्रेमवर्क है। बैच फ्रेमवर्क जो हमारी एक्चुअल बैच जॉब्स को रन करता है, वो पूरा इसका फ्रेमवर्क एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर है। इसी तरीके से फॉर्म को क्रिएट करने का, देन इफ़ यू हैव एनी अदर बैच जॉब सर्विसेज, फिर हमारे पास एक्चुअल जो टेबल्स के फील्ड्स, एक्चुअल टेबल का स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऑब्जेक्ट्स, या कोई भी एलिमेंट हमारे पास बनता है न्यू एलिमेंट, तो उसको बनाने के बेस एलिमेंट्स या बेस ऑब्जेक्ट्स, वो हमारे पास एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में सारे अवेलेबल होते हैं। इन दी एंड आप ये समझ सकते हैं कि इनम EDT मैक्रोस कॉन्फ़िग की और लाइसेंस कोड, ये सारे हमारे पास जो बेस आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, वो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। एप्लीकेशन फाउंडेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, वो फीचर जो कि डायरेक्टली इटसेल्फ आर नॉट ए फंक्शनैलिटी, दे आर हेल्पिंग फीचर टू क्रिएट दी अदर फंक्शनैलिटीज़, वो हमारे पास लाइक डायमेंशन फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल डायमेंशन फ्रेमवर्क, या प्रोडक्ट डायमेंशन फ्रेमवर्क। इसी तरीके से ग्लोबल एड्रेस बुक, नंबर सीक्वेंस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में, रिपोर्ट्स में, अपग्रेड फ्रेमवर्क में, सिक्योरिटी में, और सेम लाइक दिस उनके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सिस ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी चेकलिस्ट है, पॉलिसी है, रिकॉर्ड टेम्पलेट है, और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। Currency is like a feature which is available in multiple functionalities and unit of measure also. एप्लीकेशन सूट का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे आपकी एक्चुअल जो बिजनेस प्रोसेस फंक्शनैलिटी दैट रिजाइड्स इन दी एप्लीकेशन सूट। अच्छा, की डिफरेंसेस जो हैं हमारे पास डायनेमिक्स AX 2012 R3 में और फिनॉप्स कस्टमाइजेशन में, वो मैंने आपको बताया भी, जैसे मॉर्फेक्स
आईडी हम यूज़ करते थे 2012 R3 में। फाइनेंस एंड ऑपरेशन में हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं। और ओवरलेयरिंग 2012 R3 में अवेलेबल थी, और फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में फर्स्ट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने उसको अवेलेबल किया था, बट लेटर ऑन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लेटफॉर्म 23 या 24 से उसको उन्होंने रिवोक कर दिया। और ओवरलेयरिंग एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट था कि जैसे हम 2012 R3 में कभी भी किसी भी क्लास में जाएं, एग्जिस्टिंग जो माइक्रोसॉफ्ट की क्रिएटेड है, किसी भी क्लास में जाएं, किसी भी मेथड में जाएं, या किसी भी टेबल के या फॉर्म के मेथड में जाएं, जाके आप जो है वो इन बिटवीन लाइन ऑफ द कोड कहीं भी कोई कोड इंसर्ट कर दें, कोई कोड कमेंट कर दें या चेंज कर दें एज़ पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको लॉजिक वहाँ पे अप्लाई करनी थी। लेकिन इन सब से प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट को डिप्लॉय करनी होती थी एज अ के बी आर्टिकल्स, वो, और जो कस्टमाइजेशन की जो कस्टमर्स की अपनी कस्टमाइजेशन होती थी, देन लेटर ऑन अगर कस्टमर के पास कोई ऐसी सॉल्यूशन है या पार्टनर ने जो भी कस्टमाइजेशन करके दी है, वो सब अगर कभी अपग्रेड करना होता है माइक्रोसॉफ्ट को, या माइक्रोसॉफ्ट के कोई पैच अप्लाई होने होते हैं, तो उस वो करने पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था कि हमें मर्जिंग करनी पड़ती थी। बहुत दफ़ा पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता था वहाँ पे ऑटोमेटिक मर्जिंग हो जाती थी, लेकिन ऑब्वियसली कस्टमाइजेशंस जो होती थी, मोस्टली कस्टमाइजेशन जो कस्टमर के साइड पे होती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं अगर कभी भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आर्टिकल रिलीज़ होता है, के भी आर्टिकल यानी हॉटफिक्स, या कोई अगर वेंडर ने कोई कस्टमाइजेशन ऐसी की है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट कर जाता था। तो वो हमारे पास ओवरलेयरिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जहाँ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ओवरलेयरिंग को अब ख़त्म कर दिया गया। अब आप इन बिटवीन द लाइन कोई कोड नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट का कोड आप नहीं छेड़ सकते, माइक्रोसॉफ्ट के कोड में को आप कमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी कोड को कहीं से कुछ ना रिमूव कर सकते हैं, ना उसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको मल्टीपल वेज दिए हैं, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि किस तरीके से हम अगर कस्टमाइजेशन करनी है, किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हमें चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास एक्सपीओ का कॉन्सेप्ट होता था फाइनेंस 2012 R3 में, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल का कॉन्सेप्ट है, और डिप्लॉयमेंट थ्रू एक्सपीओ मॉडल एंड मॉडल स्टोर इन 2012 R3। लेकिन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में हमारे पास ये डिप्लॉयमेंट सारी पैकेज के थ्रू ही होती है। पैकेज मैंने आपको बताया कि वन पैकेज कैन हैव मल्टीपल मॉडल्स। तो जो हमारी डिप्लॉयमेंट होगी क्लाउड इंस्टेंस पे, नॉट द डेवलपमेंट में अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है तो यू हैव अगर आपने डिप्लॉयबल पैकेज को डिप्लॉय करना है, सो यू हैव दी two options: either you deploy from the LCS itself, like you do for the cloud instance, or you have the run build commands, run book commands actually, वो आपको चलानी पड़ती हैं, बट इट्स अ मैनुअल प्रोसेस जो आपको करना पड़ता है, बट वो तभी किया जाता है व्हेन यू डू नॉट वांट टू एक्सपोज योर कोड। लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जब आपको डिबगिंग करनी होगी, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोड जो कि अवेलेबल नहीं है, एक्सपोज नहीं है, तो यू कैन नॉट डिबग ऑल्सो, यू कैन नॉट इवन सी व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन इन दैट कस्टमाइजेशन। तो बट ये होता भी है उस टाइम पे जब लेट सपोज अगर कोई आपके पास ऐसी सॉल्यूशन है, या किसी पार्टनर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि पार्टनर ने कोड एक्सपोज नहीं करना, तो देन दे डू दिस, कि वो आपके पास ओनली बाइनरीज ही डिप्लॉय करते हैं इवन इन योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2012 R3 में एक बहुत इजी फीचर था, इजीनेस थी कि आप डायरेक्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके भी अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं एनी टाइम। फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ये कहानी ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे आप अपना कोई भी कोड डायरेक्टली ऐसे डिप्लॉय नहीं कर सकते, आपको उसको यूएटी एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना ही पड़ेगा पैकेज के थ्रू, और वहाँ से आप उसको रिलीज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, साइन अप करेंगे तभी वो रिलीज़ करेंगे, तभी वो प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होगा।
तो उसकी पूरी ट्रैकिंग है। जबकि 2012 R3 में ऐसा नहीं था। कोई भी XP कोई भी मॉडल आप किसी भी कहीं दूसरे इन्वायरमेंट से लेके आते हैं तो वहाँ से उसको वो अलाउ करेगा प्रोडक्शन पे, क्योंकि प्रोडक्शन उसको रोकेगा नहीं। आप कहीं से भी लेके आएँ और उस पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन सैंडबॉक्स में, सॉरी, यहाँ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में आप ही के जो UAT इन्वायरमेंट है उसी से अगर उसी पे अगर कोई डिप्लॉयमेंट हुई होगी तो वहीं से आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं अपने पैकेज को, और वहाँ से प्रोडक्शन पे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन, बट इट इज़ गुड एक्चुअली कि आप कहीं से भी उसको नहीं लेके आ सकते, अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे ऐसे डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कुछ डेप्रिशिएटेड फीचर्स हैं। एंटरप्राइज पोर्टल हमारे पास यूज़ होता था, उसकी कस्टमाइजेशन होती थी शेयर पॉइंट को यूज़ करके 2012 R3 में, जो कि हमारे पास फाइनेंस एंड ऑपरेशन में नहीं है। हमारे पास एम्प्लॉय सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि अब फाइनेंस एंड ऑपरेशन इज टोटली अ वेब बेस्ड सॉल्यूशन, तो जो भी कस्टमाइजेशन है वो हमारे पास एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस जैसी अदर जो भी हमारे पास कस्टमाइजेशन हम दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में, वही हम एंटरप्राइज पोर्टल के लिए भी करते हैं। तो शेयर पॉइंट इज़ टोटली आउट, उसको हम एंटरप्राइज सर्विसेज के लिए यूज़ नहीं करते। शेयर पॉइंट इज़ यूज्ड बट फॉर सम अदर पर्पसेस लाइक फॉर डॉक्यूमेंट शेयरिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, बट एंटरप्राइज पोर्टल के लिए अब शेयर पॉइंट इज़ नॉट यूज्ड इन फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। हमारे पास AI सर्विसेज होती थी 2012 R3 में। फाइनेंस एंड ऑपरेशन में भी मैंने आपको बताया कि वही सर्विसेज होती हैं, सेम वे ऑफ कस्टमाइजेशन, बट उसको हम AIF नहीं बोलते। और दूसरा ये कि हम AIF सर्विसेज जब 2012 R3 में क्रिएट करते थे तो उनको हमें इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट्स में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाके हम उसको एक्सपोज भी करते थे। फाइनेंस और ऑपरेशंस में ये काम अब इतना रह गया है कि हम सर्विसेज बनाते हैं, सर्विसेज को हम जाके बिल्ड करते हैं और सर्विसेज हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल होती हैं टू कंज्यूम। हमें उनका इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट नहीं बनाना पड़ता। ये इसलिए भी है क्योंकि फाइनेंस एंड ऑपरेशन इज अ क्लाउड सोल्यूशन। 2012 R3 वाज अ क्लाइंट बेस्ड सोल्यूशन, और वहाँ पे क्योंकि वो ऑन प्रेमिसेस था और क्लाइंट के पास हमारे पोर्ट रिस्ट्रिक्शन और दूसरी नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाई होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसको इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्ट्स पे डिप्लॉय करना होता था। जबकि फाइनेंस एंड ऑपरेशन में सिंस इट्स अ क्लाउड सोल्यूशन, सो आप अगर आप बिल्ड करेंगे अपने सर्विसेज को बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद, तो वो डायरेक्टली अवेलेबल होंगी टू कंज्यूम। अच्छा, हम कस्टमाइजेशन कर कैसे सकते हैं फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में? तो उसके हमारे पास कुछ वेज हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन, विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड वे ऑफ कस्टमाइजेशन, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कोई भी अगर एग्जिस्टिंग एलिमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएट हुआ है, या फिर कोई ISV सॉल्यूशन है आपके पास, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा अपना ही कोई किसी दूसरे मॉडल का कोई एलिमेंट है, उसको आप फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं और उसी पर्टिकुलर मॉडल में या तो आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, उस पर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोड एक्सपोज नहीं है, या फिर आप उस पर्टिकुलर मॉडल को अपनी फर्दर कस्टमाइजेशन से सेपरेट रखना चाहते हैं, तो आप उसके एक्सटेंशंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट अलाउ यू टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स कोड, तो आप उसका एक्सटेंशन बनाएंगे। फिर लेट सपोज आपके पास कोई एक क्लास है, क्लास के अंदर आपको एक न्यू मेथड बनाना है, तो यू कैन नॉट यूज़ दैट पर्टिकुलर सेम क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। आपको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, उसको एज अ एक्सटेंशन क्लास बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जो भी आपकी पेरेंट क्लास है उसका, और उस क्लास में फिर आपको अपना न्यू मेथड लिखना पड़ेगा। और जब आप उसको लिख लेंगे और बिल्ड करेंगे तो वो अपने पेरेंट क्लास के साथ मर्ज हो जाएगा। यानी कि जब भी आप उसको कंज्यूम करना चाहेंगे अपने मेथड को, न्यू मेथड को, तो आप अपनी एक्सटेंशन क्लास को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि जो भी आपकी बेस क्लास है आप उसी को कॉल करेंगे, और वो आपको आपका कस्टमाइज्ड मेथड जो है, न्यू मेथड, उसको अवेलेबल कर देगा आपके यूजेज के लिए। Okay. वजाहत जैसा टाइम चेक, you go
4 minutes left now before the session time finished. How much left? Just 2-3 things. Just quickly, Okay. I finish, please. Thank you. Okay. So other than extensions, we have the event handlers. Event handlers are also most widely used in the customization. तो लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, प्री एंड पोस्ट। कोई भी आपके पास अगर मेथड एग्जीक्यूट होता है तो उसका प्री फंक्शन और उसका पोस्ट फंक्शन, ये हमारे पास काइंड ऑफ वैलिडेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर ये है कि अगर आपने कोई फर्दर फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, कोई भी ऑपरेशन के बाद अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या अगर वैलिडेशन आपने रोकनी है सारे माइक्रोसॉफ्ट के कोड को चलने के बाद, या किसी भी पर्टिकुलर कोड को चलने के बाद आपने अपनी कोई वैलिडेशन लगानी है, तो आप पोस्ट वैलिडेशन या प्री वैलिडेशन भी लिख सकते हैं। और एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट एक्सटेंशन इज़ लाइक अगर आपके पास वो पर्टिकुलर मेथड अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट ने, या जो भी आपके एलिमेंट है उसमें अगर क्रिएटेड है, उसका आप एक्सटेंशन बना के उसका फर्दर आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बट इवेंट हैंडलर इज़ लाइक आपके पास प्री डिफाइंड इवेंट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक ऑन इंसर्ट, ऑन इंसर्टेड, ऑन इंसर्टिंग, ऑन वैलिडेट राइट। इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, वो आपने सिर्फ उसका हैंडल लेना है। ये हैंडलर की एक्चुअली फंक्शनलिटी 12 R3 में भी थी, बट इतना ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया जाता था, क्योंकि आपके पास द easy way of customization was to just go inside the method and just write your code. So it is same like 2012 R3, but यहाँ पे आप इसको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि you don't have many other options. अच्छा, एक्सटेंसिबिलिटी रिक्वेस्ट, ये हमारे पास क्या फ़ीचर है? ये हमारे पास एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ने आपको अवेलेबल करके दिया है कि अगर लेट सपोज़ कोई भी आप ऐसी सॉल्यूशन बनाते हैं और आप समझते हैं कि आपका कोड आपको इन बिटवीन द लाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोड ही कहीं लिखना पड़ेगा, आपका काम एक्सटेंशन या इवेंट हैंडलर से नहीं चलेगा, तो आप एक्सटेंसिबिलिटी रिक्वेस्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट उसको इवेल्युएट करेगा, आपने पूरा उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद वो आपको कुछ डेलीकेट्स बना के दे देगा, जिसकी बेसिस पे आप अपना फर्दर कोड उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल लाइक आपने उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है अगर इफ़ इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग विद इट्स बेस फंक्शनैलिटी। लाइक देन यू हैव द न्यू एलिमेंट्स, यू कैन जस्ट क्रिएट द न्यू एलिमेंट्स ईजिली। एक्सटेंशंस का मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि लेट सपोज यू हैव अ क्लास, you have a class in one model, और आपने उसका फर्दर कुछ एक्सटेंशन बनाना है इन अनदर मॉडल। सो ये आपका एक अलग से मॉडल है, उसके अंदर आपने एक और क्लास बनाई, और उसको अंडरस्कोर एक्सटेंशन से आपने पोस्ट फिक्स करना ज़रूरी है, वरना इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ न्यू एक्सटेंशन क्लास। अंडरस्कोर एक्सटेंशन इज़ मैंडेटरी फॉर द कोड। टेबल का एक्सटेंशन भी बनता है, फॉर्म का एक्सटेंशन भी बनता है, लेकिन वो फॉर्म का, टेबल का एक्सटेंशन वो नोड्स बनते हैं, और क्लास का यानी कोड, अगर कोई भी कोड है यानी फॉर्म का मेथड है या टेबल का मेथड है या क्लास का कोई मेथड है, तो वो सब करने के लिए आपको एक क्लास ही बनानी पड़ती है, जिसको आपने विच इज़ मैंडेटरी टू ऐड दी अंडरस्कोर एक्सटेंशन एज अ पोस्ट फिक्स। उसके पहले का नाम कुछ भी हो सकता है, इवन वो इररेलेवेंट हो सकता है आपके एक्चुअल मॉडल के एलिमेंट के नाम के साथ, बट लास्ट में उसको अंडरस्कोर एक्सटेंशन से ही पोस्ट फिक्स होना चाहिए, जिसके अंदर आप फर्दर कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं या मेथड ऐड कर सकते हैं, जो कि एडिशनली उसके साथ अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है एक क्लास का। जैसे मेरे पास एक क्लास थी, उसके अंदर मुझे कोई मेथड ऐड करना है या मुझे एक स्टैटिक मेथड ऐड करना है, तो मैं हमेशा एक क्लास बनाऊंगा। ये क्लास, एक्सटेंशन क्लास, हमेशा फाइनल होगी, इसकी फ़र्दर कोई एक्सटेंशन नहीं बनेगी। एक्सटेंशन इज़ ऑलरेडी एन एक्सटेंशन, इसकी कोई फ़र्दर एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर आपने कोई और एक्सटेंशन बनानी है तो वो फर्दर आपकी कोई जो भी आपकी बेस क्लास है उसका एक अलग से एक्सटेंशन बनेगा, जिसका आपने नाम चेंज करना है, बट इट शुड एंड विद द अंडरस्कोर एक्सटेंशन विच इज़ मैंडेटरी। उसके अंदर आप फर्दर उसकी एक्सटेंशन कर सकते हैं, बट द सिंटैक्स विल बी सेम। एट्रीब्यूट आपने लगाना मस्ट है, एक्सटेंशन ऑफ क्लास str या टेबल str या मेथड फॉर्म str, जिसका भी आपने मेथड का उसका एक्सटेंशन एलिमेंट का एक्सटेंशन बनाना है।
देन हमारे पास हैंडलर है। हैंडलर का ये एक सिंपल कोड है कि अब मैंने वैलिडेट राइट के लिए एक अगर कोई हैंडलर लिखना है और उसको वैलिडेशन फॉल्स कराना है किसी तरीके से, तो उसका तरीका ये है कि आपके पास ऑन वैलिडेट यानी वैलिडेट होने के बाद, यानी फुल कोड चलने के बाद एक्चुअल कोड है, उसके बाद आपने उस वैलिडेशन को फर्दर चेक करना है अपनी कोई पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन के लिए। तो आप ये ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, उसको इवेंट को पार्स करेंगे वैलिडेट इवेंट आर्ग्स में। देन यहाँ पे आपको वो एक्चुअल वैलिडेशन ट्रू है या फॉल्स है वो आपको मिल जाएगा। और आपने अगर उसमें अपनी कोई कस्टमाइजेशन है और उसकी वैलिडेशन है वो आपने पास करनी है, तो आप फर्दर ऑन पैरम वैलिडेट रिजल्ट के अंदर उसको पास करके अपना फर्दर वैलिडेशन चला सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पास करेंगे तो रेस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी आपके अकॉर्डिंगली वैसे ही चलेगी। डेलीगेट्स हैं, फर्दर टाइम है नहीं मेरे पास, वरना यहाँ पे डेलीगेट्स हैं मैं आपको यहाँ बता देता। बाकी मेरे पास रेफरेंसेस हैं, ये ऑल फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं मोस्टली। तो ये आप देख सकते हैं, स्लाइड्स विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। तो इसके अकॉर्डिंगली एक्चुअली इट्स अ लॉट मोर related with the development in finance and operations. It was just a basics know-how only. Brilliant, brilliant. Wajahat, very good session, quite detailed one for someone to understand the basics. Obviously, we are against the time, so we have to time bound. So thank you very much, guys. Is there any question? Anyone got it now? I know it has been long one. If not, then obviously feel free to connect with Wajahat on LinkedIn or send us a query. We should be able to get the answer and then respond back. Once again, Wajahat, well done. Thank you very much for your time and contribution towards the community. And we'll look forward to having you again. All right. Thank you. Guys, now we got other two sessions in the track, FinOps and Power Platform. So there are some sessions going on. So feel free to join those tracks. This track is now completed with all the sessions we scheduled for. And we will be having our final closing down notes where Rez will be giving his closing down notes along with the Faisal Farid. So please join us in 40 minutes. All right. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank you.